हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू माय सेशन ऑन लीगल अपडेट। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट ऑन द टॉपिक ऑफ कॉम्प्रोमाइज डिक्री। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री बेसिकली होती क्या है। तो देखिए, जब दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है और उनसे वो डिस्प्यूट रिजॉल्व ना हो और एक पार्टी चली जाती है कोर्ट और केस फाइल कर देती है, तो अब जब ये सिविल केस चल रहा होता है तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अगर आपकी कोई आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है जिसमें दोनों पार्टीज कहते हैं चलो ठीक है, इस तरीके से मैं एग्री कर जाऊंगा, इस तरीके से मैं एग्री कर जाऊंगा, तो वो दोनों पार्टीज अपना कॉम्प्रोमाइज लिखकर साइन कर कर कोर्ट को दे देते हैं और कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन यूज करता है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई इलीगलिटी तो नहीं है। और अगर कोर्ट को लगता है कि कोई इलीगलिटी नहीं है तो फिर उसको कोर्ट भी जो है डिक्री सुना देता है। तो उस डिक्री को हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज डिक्री, बहुत ही सिंपल और लेमन भाषा में। अब देखते हैं कि आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं इसमें बेसिकली हुआ क्या था। तो पहले फैक्ट्स जानते हैं। केस का नाम है कृष्णा कुमार ओझा वर्सेस जितेंद्र चौधरी 2026 सुप्रीम कोर्ट। तो 1989 में एक डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ और ये जो डिस्प्यूट था दैट वाज बेसिकली ड्यू टू पार्टीशन। तो इन शॉर्ट की पार्टीज जो हैं वो पार्टीशन कर रहे थे, लेकिन जो है एक दूसरे के बातों से सहमत नहीं थे। तो अब ये पहुंच गए कोर्ट में। जब ये कोर्ट में पहुंचते हैं तो 1994 में जो ट्रायल कोर्ट है वो एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री जो है वो पास कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज पिटीशन। तो अब लगता है कि भाई केस खत्म हो गया, चीजें सेटल हो गई, सब डन एंड डस्टेड। लेकिन उसके बाद आता है ट्विस्ट, और ट्विस्ट भी कब आता है? 28 साल बाद जो लीगल हेयर्स हैं, जो प्रीडिसेसर्स के, वो आकर कहते हैं कि हमारे प्रीडिसेसर ने तो कभी अपने वकील को कहा ही नहीं कि हमारा कॉम्प्रोमाइज करा दो। इन शॉर्ट कि जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था उस पर वकील साहब के साइन थे, और यहां पर लीगल हेयर्स का कहना है कि प्रीडिसेसर ने वकील साहब को यह अथॉरिटी ही नहीं दी थी कि हमारे बिहाफ पर आप साइन कर लीजिए। तो यह लीगल इशू यहां पर खड़ा हो जाता है। लीगल हेयर्स कहते हैं और उस कॉम्प्रोमाइज डिक्री को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि कोई अथॉरिटी थी ही नहीं एडवोकेट साहब के पास कि वो उनके बिहाफ पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लें। अब ये मुद्दा जाता है ट्रायल कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट जो है वो एलिगेशंस को एक्सेप्ट करती है और प्रूव हो जाता है कि जी हां, एडवोकेट साहब के पास अथॉरिटी नहीं थी। तो ट्रायल कोर्ट क्या करती है, वो जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास की थी उसको सेट असाइड कर देती है। अब जो दूसरी पार्टीज होती हैं वो इससे सहमत नहीं होते, तो वो चले जाते हैं सीधा सीधा एग्रीड पार्टी बनकर अपील में इन द पटना हाई कोर्ट। लेकिन पटना हाई कोर्ट भी अफर्म करता है इस ऑर्डर को कि जो आपकी कॉम्प्रोमाइज डिक्री है उसको सेट असाइड होना चाहिए। तो अब पार्टीज पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं। देखिए, सबसे पहली तो सुप्रीम कोर्ट की यहां पर ऑब्जर्वेशन आती है रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्रेस ऑथराइजेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर एडवोकेट साहब क्लाइंट के बिहाफ पर साइन कर रहे हैं किसी भी कॉम्प्रोमाइज पे, तो उनके पास रिटन अथॉरिटी होनी चाहिए। तो क्या इस केस में थी? आंसर इज नो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्रक्स है जिसके लिए हम ये पूरा जजमेंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्रेस ऑथराइजेशन। लेकिन एज पर टू द फैक्ट्स कोई भी ऐसा मटेरियल शो ही नहीं किया गया जो इस बात को कंफर्म करता हो कि हां, एडवोकेट साहब के पास अथॉरिटी थी साइन करने की आपकी कॉम्प्रोमाइज पर। सेकंड, एब्सेंस ऑफ ऑथराइजेशन। क्योंकि यहां पे ऑथराइजेशन थी ही नहीं, इसलिए आपके ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ सीपीसी का भी जो है यहां पे वायलेशन हो रहा है। इन शॉर्ट, दिस इज समथिंग विच इज कॉन्ट्रैरी टू द लॉ। आप यहां पे ऑर्डर 23 रूल 3 के साथ ऑर्डर 23 रूल 3A भी जो है वो पढ़ सकते हो। तो इन शॉर्ट, अगर आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
ऑर्डर 23 रूल 3 पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप ये अपनी रीसेंट जजमेंट को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कॉन्करेंट फाइंडिंग्स। तो देखो कॉन्करेंट फाइंडिंग्स मतलब ट्रायल कोर्ट ने भी ये बात मानी एज पर टू द फैक्ट्स कि जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री थी उस पे एडवोकेट साहब के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी साइन करने की। जब ट्रायल कोर्ट ने मानी तो हाई कोर्ट ने भी मान ली और इसी के साथ साथ यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना। अब हुआ क्या फाइनली, तो फाइनली आपकी जो अपील थी वो डिसमिस हो गई और इवन जो है लगभग अब 37 इयर्स का टाइम बीत चुका है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया कि अब जब क्योंकि हमने आपकी अपील डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट के बाद तो आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो अब दोबारा से जो है वो केस चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी यहां पे एक्नॉलेज कर रही है कि अब दोबारा से केस चलाने में भी ऑब्वियसली डिफिकल्टीज आएंगी क्योंकि वो इतने टाइम में वो प्रॉपर्टीज अब कहां कहां जा चुकी हैं, क्या रिकवर होंगी नहीं होंगी, कौन किस प्रॉपर्टी के किसके पास पोजीशन है, दोबारा से सारा पार्टीशन होगा एंड सो ऑन। तो नो डाउट यहां पे डिफिकल्टीज तो आएंगी, लेकिन इन डिफिकल्टीज को एक्नॉलेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर भी हम जो है उस इस अपील को जो है वो सेट असाइड करेंगे क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। रीजन क्योंकि अथॉरिटी नहीं थी साइन करने की एडवोकेट साहब के पास। सो दैट्स द कंक्लूजन कि अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज होता है entered into by an advocate without his client's express authorization is contrary to the law under order 23 rule 3 of the CPC। Why? क्योंकि at the end of the day as an advocate आप क्लाइंट को ये तो जरूर बता सकते हो कि भाई कॉम्प्रोमाइज में अगर आप जाते हो तो ये बेनिफिट्स हैं या ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या आपका ये नुकसान हो सकता है, बट डिसाइड करना कि कॉम्प्रोमाइज करना है या नहीं करना है ये कंप्लीटली पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह की लीगल अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दृष्टि जुडिशरी को। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लीगल अपडेट में, तब तक के लिए दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। टिल देन, यस, आई एम टू से पीस।